ओके, लेट्स अनपैक दिस। देखिए, जब हम किसी बहुत शोर वाली जगह पर होते हैं, जैसे बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन पर या फिर किसी कंस्ट्रक्शन साइट के पास, हाँ, जहाँ बिल्कुल कानों को चीर देने वाली आवाज आ रही हो। राइट, तो दिमाग में एक सिंपल सी एक्सपेक्टेशन होती है, एक ऐसी उम्मीद जो हमें शांति देती है। सही कहा। एक पॉइंट आता है जब हम वहां से आगे निकल जाएंगे और वो शोर खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली। एक क्लियर फिजिकल एग्जिट डोर हमेशा मौजूद होता है। हम अपने कान बंद कर सकते हैं, गाड़ी के शीशे ऊपर कर सकते हैं, या बस उस जगह से वॉक अवे कर सकते हैं। हाँ, फिजिकल शोर से बचने का एक विजिबल तरीका है। लेकिन यही बात जब हम दिमाग के शोर पर लागू करते हैं तो वो एग्जिट डोर अचानक से गायब हो जाता है। बिल्कुल। दिमाग के अंदर का शोर, उसका कोई वॉल्यूम बटन नहीं है जिसे हम अपनी मर्जी से कम कर सकें। I mean, हम इस शोर से भाग नहीं करते क्योंकि हमारे अंदर ही है, राइट? हाँ, ये एक ऐसी स्थिति है जहां लगातार इंटरनल चैटरिंग चल रही है, पास्ट के गलतियों का पछतावा चल रहा है, फ्यूचर की चिंताएं हैं। राइट। तो आज हम इस इनविजिबल वॉल्यूम बटन को ढूंढने वाले हैं। आज की इस डीप डाइव का मिशन इस इंटरनल शोर को शांत करने के सीक्रेट्स खोलना है। और ये बहुत जरूरी डिस्कशन है। बिल्कुल। हम ओवरथिंकिंग के जाल को समझेंगे, पेन बॉडी के कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे, और सोर्सेज की बात करें तो हमारे पास एकार्ट टोले की फेमस बुक द पावर ऑफ नाउ की समरीज हैं, कुछ साइकोलॉजी आर्टिकल्स हैं, और पेन बॉडी पर फेरेंस मार्गेटिक्स का एक एकेडमिक रिसर्च पेपर भी है। और एक्चुअली जो प्रेजेंट मोमेंट में जीने के प्रैक्टिकल तरीके भी हम एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि माइंडफुलनेस सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है। हाँ, आजकल बहुत वर्ड यूज होता है ये। राइट, पर ये एंशिएंट विजडम जैसे बुद्धा की टीचिंग्स और मॉडर्न साइकोलॉजी का एक बहुत पावरफुल इंटरसेक्शन है। सही बात है। तो इंट्रो के बाद अब हम डायरेक्टली इस बात पर आते हैं कि हमारा दिमाग आखिर शोर मचाता क्यों है। रूट कॉज समझना सबसे जरूरी है। एग्जैक्टली। तो ओवरथिंकिंग का रूट कॉज क्या है, इस टॉपिक पर बात करते हुए एक कॉन्सेप्ट बार बार सोर्सेज में आता है कि टाइम यानी समय एक डिल्यूजन है। हाँ, लेकिन ऑनेस्टली ये थोड़ा हवा हवा ही नहीं लगता सुनने में। हम तो घड़ी के हिसाब से जीते हैं, तो टाइम डिल्यूजन कैसे हो सकता है? What's fascinating here is कि हमें क्लॉक टाइम और साइकोलॉजिकल टाइम के बीच का फर्क समझना होगा। अच्छा, दोनों अलग है। बिल्कुल। घड़ी का वक्त जरूरी है ट्रेन पकड़ने के लिए या मीटिंग में जाने के लिए, लेकिन टोले समझाते हैं कि जब हम टाइम को एक मेंटल कंस्ट्रक्ट की तरह देखते हैं तब प्रॉब्लम शुरू होती है। I mean, पास्ट का क्या रोल है इसमें? पास्ट दरअसल फिजिकली कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये सिर्फ एक मेमोरी है। दिमाग में न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है जो पुरानी इवेंट को रीप्ले कर रहा है, जिसे गिल्ट और रिग्रेट आता है, राइट? एग्जैक्टली। और फ्यूचर सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है। फ्यूचर अभी तक आया नहीं है, पर दिमाग इमेजिन करके एंजाइटी पैदा कर रहा है। ओह वाओ, तो सच्चाई सिर्फ नाउ यानी प्रेजेंट मोमेंट है। हाँ, लाइफ हमेशा सिर्फ इसी पल में घटित हो रही होती है। तो ओवरथिंकिंग एक ऐसी मेंटल ट्रेडमिल की तरह है जो पास्ट और फ्यूचर के बीच दौड़ती रहती है, पर हमें कहीं नहीं पहुंचाती। ये बहुत एप्ट एनालॉजी दिया आपने। और साइकोलॉजी आर्टिकल्स एक और एंगल देते हैं। वो कहते हैं ओवरथिंकिंग असल में अंडरथिंकिंग हो सकती है। वेट, क्या? अंडरथिंकिंग? अगर कोई लगातार सोच रहा है तो अंडरथिंकिंग कैसे? देखिए, जब कोई मुद्दा प्रॉपर्ली एनालाइज नहीं होता तो दिमाग उसको सॉल्व करने के बजाय एक ही लूप में फंस जाता है। वो बस सुपरफिशियल डिटेल्स को रीप्ले करता रहता है। अच्छा, जैसे गाड़ी स्टार्ट है पर गियर नहीं लग रहा। बिल्कुल वैसा ही। इसका एक प्रैक्टिकल तरीका ये है कि जो चीज परेशान कर रही है उसे पेपर पर लिखना शुरू करें। लिखने से क्या होता है एग्जैक्टली? इससे हम अपने थॉट्स के ऑब्जर्वर बन जाते हैं। प्रोसेसिंग एमिगडाला से निकलकर लॉजिकल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में शिफ्ट हो जाती है। राइट, लेकिन इन थॉट्स को रोकें कैसे? दिमाग तो एक इंजन की तरह चलता ही रहता है। What's fascinating here is कि हमें थॉट्स को रोकना ही नहीं है। रोकना नहीं है, पर वो तो परेशान करते हैं। हमें वॉचर ऑफ द थिंकर बनना है। थॉट्स को ऐसे देखना है जैसे आसमान में बादलों को गुजरने देते हैं बिना रिएक्ट किए। ऐसी तो दिमाग एक बेहतरीन नौकर है, सर्वेंट है, पर एक बहुत बुरा मालिक है। सही कहा। The moment you realize you're not present, you are present. Here's where it gets really interesting. ये थॉट्स सिर्फ हवा में तो आते नहीं है, इनको फ्यूल करने के लिए एक डीपर इमोशनल इंजन होता है। हाँ, और यहाँ पेन बॉडी का कॉन्सेप्ट एंटर करता है। राइट, तो ये पेन बॉडी आखिर है क्या? ये थोड़ा सुपरनैचुरल साउंड करता है। सुपरनैचुरल नहीं है, ये वो अनप्रोसेस्ड इमोशनल पेन है जो बचपन से या पास्ट ट्रॉमा से हमारे अंदर जमा हो जाता है। अच्छा, इमोशनल बैगेज। बिल्कुल। और ये एक अलग एंटिटी की तरह बिहेव करता है।
फैरन मार्गेटिक्स के एकेडमिक रिसर्च पेपर में इसके 3 मेन कंपोनेंट्स बताए गए। वो 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं? पहला है इन्फ्लेमेबिलिटी, यानी गुस्से का बहुत जल्दी आना, राइट। छोटी बात पर बड़ा रिएक्शन। दूसरा है ग्रज, पुरानी बातों, नफरत या गिल्ट को सालों तक पकड़ कर रखना। और तीसरा है एग्जैस्परेशन। एग्जैस्परेशन मतलब हर वक्त इरिटेट रहना। हाँ, इम्पेशंस और दूसरों को लगातार क्रिटिसाइज करना। और रिसर्च एक और बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट दिखाती है। वो क्या? विमेन में एग्जैस्परेशन और इन्फ्लेमेबिलिटी ज्यादा दिखती है, जबकि मेन में इन्फ्लेमेबिलिटी और ग्रज के स्कोर ज्यादा आते हैं। ओह वाओ, वेट, सच में जेंडर डिफरेंसेस भी हैं इसमें? हाँ, डेटा वही सजेस्ट करता है। और पेन बॉडी की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये ड्रामा और नेगेटिव एनर्जी पर जिंदा रहती है। इससे जॉय हजम नहीं होता। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम कभी-कभी खुद ही अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं क्योंकि हमारी पेन बॉडी को ड्रामा की आदत पड़ चुकी है? एब्सोल्युटली। जब डोपामिन और स्ट्रेस हार्मोन्स का लूप बन जाता है ना, तो बॉडी उस नेगेटिविटी की आदी हो जाती है। ये तो बहुत सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। जब हम इन नेगेटिव इमोशंस के साथ खुद को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उन्हें अपनी आइडेंटिटी मान लेते हैं, तब हम फंस जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इस साइकिल को कैसे तोड़ें? इसका सोल्यूशन है लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस। जब हम उस पेन को एज अ साइलेंट वॉचर ऑब्जर्व करते हैं, तो पेन बॉडी का कंट्रोल टूटने लगता है। I mean, उस पेन को न्यूट्रली देखना है, रिएक्ट नहीं करना। ठीक वही करना है। राइट। अब जब हमें ओवर थिंकिंग और पेन बॉडी का सोर्स समझ आ गया तो सवाल ये है कि एवरीडे लाइफ में इस साइकिल को तोड़ें कैसे? एक बहुत डायरेक्ट एंट्री पॉइंट है, द 30 सेकंड ब्रेथ। बुद्ध द्वारा भी यही रेकमेंडेड है। सिर्फ सांस पर फोकस करना? हाँ, सिर्फ अपने सांस लेने के प्रोसेस के प्रति अवेयर होना। सांस हमेशा प्रेजेंट में चलती है। मान लीजिए मीटिंग से पहले एंजाइटी हो रही है, तो क्या सिर्फ 10-20 सेकंड्स की कॉन्शियस ब्रीदिंग उस लूप को तोड़ सकती है? बिल्कुल तोड़ सकती है। बॉडी अवेयरनेस रियलिटी में एंकर करने का काम करता है। आप अपने हाथों को या हार्ट बीट को फील कर सकते हैं। ये बॉडी को सिग्नल देता है कि हम सेफ हैं। सही बात है। और एक और टेक्निक है, गैप्स ऑफ नो माइंड क्रिएट करना। नो माइंड? वो कैसे करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में? मुंडेन टास्क में ध्यान लगाकर, जैसे हाथ धोते वक्त पानी की आवाज सुनना, उसके स्पर्श को फील करना, साबुन की खुशबू पर पूरी तरह फोकस करना। अच्छा, मतलब सेंसरी ओवरलोड करके थॉट्स को ब्लॉक करना। हाँ, इससे दिमाग में एक स्टिलनेस आती है। ये बहुत ब्रिलियंट है। और एक पैसिव प्रेजेंस का एग्जांपल लेता हूँ, द एयरप्लेन एग्जांपल। हाँ, बताइए। अगर आप प्लेन में बैठे हैं और बाहर देखने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, तो लोग फोन निकाल लेते हैं। उसकी जगह एनवायरनमेंट के बजाय अपनी बीइंगनेस पर फोकस करें, अपने होने के एहसास पर, अपनी बॉडी की सेंसेशन को फील करना बेसिकली। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या हम नोटिस कर सकते हैं कि थॉट्स के बीच का जो सन्नाटा है, जो साइलेंस है, वही असल शांति है? वाओ, थॉट्स के बीच का सन्नाटा, ये बहुत प्रोफाउंड है। पर एक प्रैक्टिकल चैलेंज है यहाँ। हाँ, पूछे। ये सब टेक्निक्स ठीक है अगर सब नॉर्मल चल रहा हो, लेकिन क्या हो अगर प्रेजेंट मोमेंट सच में इंटॉलरेबल या बुरा हो? जैसे कोई ऐसी टॉक्सिक जॉब या सिचुएशन जिसमें कोई फंसा हुआ फील करे, वहां कैसे अप्लाई होगा ये? ये बहुत लॉजिकल सवाल है। देखिए, सफरिंग का मेन कारण रियलिटी को रेजिस्ट करना है, रियलिटी से लड़ना। एग्जैक्टली। अगर प्रेजेंट सिचुएशन अनबेरेबल है, तो सिर्फ 3 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। वो कौन से हैं? पहला, सिचुएशन से बाहर निकल जाएं। दूसरा, सिचुएशन को एक्टिवली चेंज करें। या तीसरा, उसे टोटली एक्सेप्ट कर लें। मतलब कंप्लेन करना ऑप्शन नहीं है? नहीं, एक्सक्यूजेज या नेगेटिविटी अननेचुरल है। अब देखिए, नेचर में कोई अनहैप्पी फ्लावर या स्ट्रेस्ड ओक ट्री देखा है आपने? स्ट्रेस्ड ओक ट्री? हाँ, ये सच है कि नेचर कंप्लेन नहीं करता। इंसानी ईगो कंप्लेंट्स ढूंढता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे ट्रैफिक जाम में बैठकर स्टीयरिंग व्हील पर गुस्सा निकालना। ट्रैफिक क्लियर नहीं होगा, सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। Resistance is completely futile. So what does this all mean? इसका सीधा सा मतलब है कि शांति बाहरी सिचुएशंस पर डिपेंडेंट नहीं है। एकार्ट टोले ने कहा है, पीस कम्स द मोमेंट यू कंप्लीटली एक्सेप्ट योर नॉन पीस। शांति तब आती है जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि पीस नहीं है। ये काफी डीप है ना? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये एक्सेप्टेंस ही ईगो और पेन बॉडी की सबसे बड़ी हार है। जब आप रेजिस्ट करना छोड़ देते हैं, पेन बॉडी को फ्यूल नहीं मिलता। राइट। तो इस पूरे डीप डाइव के अगर हम टेक अवेज देखें, पहला तो टाइम एक इल्यूजन है। सही। दूसरा, पेन बॉडी को एक साइलेंट वॉचर की तरह ऑब्जर्व करना है, उसके गुस्से में बह नहीं जाना। और एवरीडे एक्टिविटीज में सेंसरी फोकस करके नो माइंड के गैप्स क्रिएट करना। बिल्कुल। और आखिर में
रियलिटी को एक्सेप्ट करके रेजिस्टेंस छोड़ देना। ये सच में बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल बातें हैं अगर रोजमर्रा की लाइफ में अप्लाई की जाए। हाँ, थ्योरी से ज्यादा इसकी एप्लीकेशन जरूरी है। एग्जैक्टली तो एपिसोड को एंड करने से पहले एक बिल्कुल नए और डीपर थॉट पर आते हैं जो मुझे सोर्सेज में बहुत इंटरेस्टिंग लगा। हाँ, वेटिंग एज अ स्टेट ऑफ माइंड का कॉन्सेप्ट। इंतजार करने में निकाल देते हैं। सही कहा। वीकेंड का इंतजार, प्रमोशन का इंतजार, नेक्स्ट बिग थिंग का इंतजार। तो क्या होगा अगर हम इस वेटिंग स्टेट ऑफ माइंड को पूरी तरह से छोड़ दें? सोचिए, अगर कोई आकर बोले सॉरी टू कीप यू वेटिंग और हमारा जवाब हो आई वॉजंट वेटिंग, आई वॉज जस्ट एंजॉयिंग बीइंग हियर। ओह वाह, ये एक ऐसा पावरफुल आइडिया है जो सब कुछ बदल सकता है ना? ये सिर्फ एक फ्रेज नहीं है, एक कंप्लीटली नया वे ऑफ लाइफ है। तो यही आज का सवाल है सबके लिए, क्या लोग एक्चुअली अपनी जिंदगी जी रहे हैं या सिर्फ अगली चीज का इंतजार कर रहे हैं? इस डीप डाइव की इनसाइट्स को अपने नाव में अप्लाई करके देखिए। आपसे अगले डिस्कशन में मिलते हैं।